एंशिएंट टाइम के अंदर या कुछ ऐसी सीरीज होती हैं जो कि पूरी मॉडर्न होती हैं, जिसमें गन्स वगैरह की फाइट दिखाई जाती है और स्पेसशिप वगैरह दिखाया जाता है। लेकिन क्या हो कि अगर हम यहाँ पर दोनों चीज़ को ही आपस में मिक्स कर देते हो। जी हाँ दोस्तों, आज की जो सीरीज है ना, बिल्कुल उसी तरह की होने वाली है, क्योंकि टाइम है फ्यूचर का, लेकिन कल्टीवेशन मेथड जो है ना, वो है एंशिएंट टाइम वाले। इसमें एक ऐसी दुनिया दिखाई गई है जहां पर जितने बाकी लोग जो है ना, वो दो तरह के कल्टीवेशन करते हैं। कल्टीवेशन ग्रुप दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक ग्रुप वो है जो कि मॉडर्न कल्टीवेशन करता है, यानी कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन, इंसान अपने आप को थोड़ा सा चेंज कर लेता है, अपने अंदर अलग अलग तरह की यूनिक पावर को लेकर आता है। तो वो लोग कुछ हैं जो इस तरह की कल्टीवेशन करते हैं, और कुछ अलग लोग हैं जो कि एंशिएंट मेथड को फॉलो करते हैं, जैसा कि कल्टीवेशन हो गया, ना कि कंडेंसेशन रेल्म। अलग अलग तरह की जो रेल्म होते हैं, उस तरह के लेवल को ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एंशिएंट मेथड जो फॉलो करता है ना, उनकी जो तादाद है वो दिन ब दिन कम होते जा रही है। और उसी एंशिएंट कल्टीवेशन मेथड को फॉलो करने वाला बंदा होता है हमारा हीरो, जिसका नाम है वांग ज़ुआन। वांग ज़ुआन कोई नॉर्मल नहीं था। उसके पास इस ऐसी तरह की पावर होती है ना एंशिएंट मेथड के अंदर, कि बिल्कुल वो गॉड लेवल का बंदा बनने वाला है। उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि दुनिया के अंदर जो एंशिएंट मेथड को ख़त्म किया जा रहा है ना, उसको बचाना, अपना गॉड रेल्म अचीव करके दिखाना, ताकि दुनिया की नज़रों में वो एक मिसाल बन के दिखा सके। क्योंकि जितने भी लोग वांग ज़ुआन को देखते हैं ना, उनको उससे बहुत ज़्यादा नफरत होती है, क्योंकि ये मॉडर्न मेथड को फॉलो क्यों नहीं करता। लेकिन अपना वांग ज़ुआन वो एंशिएंट मेथड, एंशिएंट टेक्निक को सीखकर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बन के दिखाता है ना, जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। ये तो बस मैंने कुछ शुरुआत के ही पॉइंट्स आपको बताए हैं। ये स्टोरी इतनी ज़्यादा यूनिक और इतनी ज़्यादा कमाल की होने वाली है ना, जिसे देखकर आपका एकदम मूड फ्रेश हो जाएगा, क्योंकि आप कुछ नया एक्सपीरियंस करेंगे एकदम यूनिक स्टोरी के साथ। तो चलिए आज से ही हम इस सीरीज़ को शुरू करने वाले हैं। तो सीरीज़ की शुरुआत में हमें स्पेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ ना स्पेसशिप्स वगैरह आती हैं। यहाँ पर आने के बाद वो ये कह रही थी कि हम ना टारगेट को ख़त्म करने वाली जगह पर पहुँच चुके हैं। हमें खबर मिली है कि यहीं पर एक ऐसा बंदा है जिसके पास सेलेस्टियल बॉडी है, जो कि इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। तो उसी को हम ख़त्म करने के लिए पहुँचे हुए हैं। लेकिन तभी वहाँ पर उनको एक अजीब सा ऑरा महसूस होता है, और जैसा वो ऑरा महसूस हो रहा था ना, वहाँ पर एक बंदे की एंट्री होती है जो कि कोई गॉड से कम नहीं लग रहा था। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और इसी को ख़त्म करने के लिए वो लोग यहाँ पर पहुँचे हुए थे। जितनी भी स्पेसशिप वगैरह थी ना, वो अपने अटैक को तैयार करना शुरू कर देते हैं। वो अपनी सारी पावर को यूज़ कर रहे थे ताकि ये जो सेलेस्टियल बॉडी वाला बंदा है, उसको डिस्ट्रॉय किया जा सके। तो जैसे यहाँ पर स्पेसशिप वगैरह की पावर एक्टिवेट होती है, उन्होंने अपना अटैक किया भी नहीं था, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर वो जो बंदा आया हुआ था ना, वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। पर जैसे उसने अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए अपने वेपन को बाहर क्या निकाला, कि उसका वेपन इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि सिर्फ एक अटैक के अंदर जितनी भी स्पेसशिप वगैरह थी ना, सेकंड भर के अंदर वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। जिसके बाद हम यहाँ पर ना हमारे हीरो वांग ज़ुआन को देखते हैं। और ये जो चीज़ अभी हमने देखी ना, वो हमेशा से यहाँ पर वांग ज़ुआन को अपने सपने में आया करती है। वांग ज़ुआन कहते हैं कि वो बंदा असल में है कौन, जिसको मैं हमेशा अपने सपने के अंदर देखा करता हूँ। लोग कहते हैं कि वो चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी है, लेकिन आखिर ये सपना मुझे ही हमेशा क्यों आता है? आखिर उस बंदे से जो कि स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय किया है, उससे मेरा क्या लेना देना है? इसके बाद वांग ज़ुआन अपने कमरे के बाहर निकल कर आता है। ये दुनिया बिल्कुल मॉडर्न वर्ल्ड था, जहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं। वो सब कुछ एकदम मॉडर्न हो चुका था। वांग ज़ुआन हमें बता रहा होता है कि ये दुनिया पहले ऐसी नहीं थी। यहाँ पर बिल्कुल एंशिएंट मेथड ही फॉलो किया जाता था। लेकिन आज से करीब 100 साल पहले ना वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। लोग आपस में ही एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर दिए। लोगों को बस एक दूसरे के इलाके पे कब्जा करना था। इस वजह से उन्होंने एक दूसरी जगह को ही बर्बाद करना शुरू कर दिया। उसके बाद दुनिया ने इतनी ज़्यादा मेहनत की ताकि अपने आप को वापस से रिकवर किया जा सके, क्योंकि पूरी जो अर्थ थी उसकी हालत खराब हो चुकी थी। हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद अर्थ जैसी ही और जगह को ढूंढना शुरू किया जहाँ पर इंसान रह सकते हैं, क्योंकि अर्थ का तो वो हाल हो चुका था जहाँ पर रहना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो लोग अर्थ को छोड़कर दूसरे प्लैनेट में जाने लग गए। इसके बाद तो स्पेस के अंदर ही नई नई कॉलोनीज बनाई जाने लग गईं, और उस जगह को नाम दिया गया है डीबी स्पेस, जहाँ पर बहुत सारी कॉलोनी और बहुत सारे लोग रहते हैं, और उन्होंने अपनी वहाँ पर एक नई दुनिया बसा कर रखी है। उसी एक दुनिया के अंदर से मैं भी आता हूँ। जब अर्थ बैरियर ऐसी नहीं थी, जब इंसान अर्थ पर रहा करते थे, तो वो लोग एंशिएंट मेथड को फॉलो करते थे, जैसे कि ताओइज्म हो गया, एल्केमी वगैरह हो गई उसको। लेकिन जब यहाँ पर लोग डीपी स्पेस में आए ना, तो लोगों ने कल्टीवेशन मेथड को भी चेंज करना शुरू किया। उन्होंने जेनेटिक मॉडिफिकेशन को यूज़ करना शुरू किया, जिसकी मदद से इंसान को सुपर पावर दी जा सकती है।
इससे एक नया कल्टीवेशन मेथड शुरू हुआ जिसको मॉडर्न कल्टीवेशन कहते हैं। लोगों को ये पसंद आया और इसके बाद एक करते हुए लोगों के अंदर इसको डाला गया। लेकिन ये बिल्कुल एक चीट कोड की तरह होता है जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इंसान के अंदर मशीन लगा दो, ये काम करो वो काम करो, आखिर इतना बुरा मेथड क्यों ही फॉलो करना। इस वजह से दुनिया में अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हमारे अर्थ का जो कल्टीवेशन मेथड था ना उसको फॉलो करते हैं। वो पुरानी कल्टीवेशन के हिसाब से ही चलते हैं। लेकिन ये चीज़ मॉडर्न कल्टीवेशन मेथड करने वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उन्होंने जितने भी ओल्ड कल्टीवेशन करने वाले लोग थे उनको मारना शुरू किया, उनकी जगहों को तोड़ना शुरू कर दिया ताकि एंशिएंट कल्टीवेशन मेथड जो है ना उसको पूरी तरह से ख़त्म किया जा सके। लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एंशिएंट मेथड जो है ना उनको बचाने में लगे हुए हैं ताकि इंसान अपना कोर भूल ना जाए। तो क्या आज भी उन ओल्ड मेथड, उन ओल्ड कल्टीवेशन के अंदर कुछ ऐसी कमाल की टेक्निक मौजूद है जिसकी मदद से दुनिया को साबित करके दिखाया जा सके कि ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है ना वो ओल्ड मेथड के सामने कुछ भी नहीं है? लेकिन क्या ऐसा कुछ मौजूद है, ये तो आगे का सफर ही बताने वाला है। मंगस्वान आगे बताता है कि मैं एक नॉर्मल सा कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। हमारी एक एकेडमी है जिसके अंदर लोग मॉडर्न मेथड को भी फॉलो करते हैं और कुछ जो है वो एंशिएंट मेथड को भी फॉलो करते हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से एंशिएंट मेटल वाली एकेडमी के अंदर अपना एडमिशन करवाया है जिसका नाम है एनचैंग यूनिवर्सिटी। उसके अंदर ना एंशिएंट मेथड को सिखाया जाता है। और जब मैं पहला कदम ही रखा था ना अपनी एकेडमी के अंदर, तभी से मैंने सोच लिया था कि जो एंशिएंट मेथड है ना आज भी वही सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। नया मेथड तो उसके सामने बच्चों के बराबर है। तभी से मैंने ठान लिया था कि मैं हमेशा से ओल्ड मेथड जो एंशिएंट मेथड है उसी को फॉलो करूंगा, उसी के हिसाब से अपना सफ़र कंटिन्यू करूंगा। लोग कहते हैं कि ओल्ड मेथड अब किसी काम का नहीं रहा, वो ख़त्म हो चुका है, उसको छोड़ देना चाहिए क्योंकि उसमें कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन मेरा दिल कहता है कि मुझे ओल्ड मेथड को नहीं छोड़ना चाहिए। मैं उसी को फॉलो करता हूँ, करता रहूँगा हमेशा के लिए। मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि असल में वो जो ओल्ड मेथड है ना वो क्या करके दिखा सकता है। तभी उसके दोस्त वगैरह उसको एकेडमी के अंदर बुला रहे होते हैं क्योंकि उनको यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुई। तो वैंग ज़ुआन जल्दी से भागकर अपनी एकेडमी की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। तो जैसे वैंग ज़ुआन यहाँ पर आया था ना, यहाँ पर एक नोटिस लगा होता है जिसको स्टार एकेडमी के बंदों ने लगाया था। वो लोग यहाँ पर ना मॉडर्न मेथड को फॉलो करते हैं और उन्होंने ये कहा था कि आज ये जो एंशिएंट यूनिवर्सिटी है ना जहाँ पर ओल्ड मेथड सिखाए जाते हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। आज पूरी की पूरी एकेडमी को बर्बाद करने की बारी है ताकि आइंदा कोई भी एंशिएंट मेथड को फॉलो ना कर सके। तो यहाँ पर वैंग ज़ुआन और उसके दोस्त वगैरह जो सभी यहाँ पर उसी एंशिएंट मेथड को फॉलो करते हैं वो लोग कहते हैं कि ये तो गलत बात है, वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, बिना हमें बताए, बिना नोटिस दिए हुए वो हमारी एकेडमी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। वहां पर बड़ी बड़ी मशीनें आ जाती हैं ताकि वो यहाँ पर एंशिएंट मेथड वाली एकेडमी को डिस्ट्रॉय कर सके। सभी के सभी दोस्त वगैरह परेशान हो जाते हैं कि अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारी तो एकेडमी डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो हम जाएंगे कहाँ। वो बाकी जो स्टूडेंट्स थे वो लोग कहते हैं कि हमने तो ये सुनकर रखा है कि जो स्टार एकेडमी वालों है ना उन्होंने अपना और भी कुछ नया ब्रेक थ्रू किया है। उन्होंने हमें फाइनल ऑर्डर दिया है कि अगर हम यहाँ पर उनका वो मॉडर्न मेथड फॉलो करना चाहते हैं ना तभी जाकर हमें सुकून से रहने दिया जाएगा, वरना जो भी एंशिएंट मेथड फॉलो करेगा उसको हमेशा परेशान ही किया जाएगा। हमें मजबूर करने के लिए मॉडर्न मेथड के ऊपर वो लोग हमारी एकेडमी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। कल तक तो यहाँ पर हमारी एकेडमी के अंदर अभी भी नए स्टूडेंट को डाला जा रहा था, लेकिन आज तो पूरी एकेडमी को ही डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। हमें भी यहाँ पर कितना कम ही टाइम हुआ है एकेडमी को ज्वाइन किए हुए। तब वहाँ पर स्टार एकेडमी का ना एक बंदा आता है जो कि यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में था और यही यहाँ पर बंदोबस्त किया हुआ था एकेडमी को डिस्ट्रॉय करने का। वो बंदा यहाँ पर आने के बाद कहने लग जाता है कि तुम्हारी एंशिएंट मेथड वाली एकेडमी के अंदर पिछले 10 साल के अंदर कोई भी ऐसा बंदा बाहर निकल कर आया जो थोड़ा सा भी स्ट्रांग हो, हमारी मॉडर्न मेथड वाली किसी भी बंदे को हरा सके, कोई भी आज तक ऐसा आया नहीं। तो आखिर क्यों ही इस एंशिएंट मेथड वाली एकेडमी को बचाकर रखा जाए, इसलिए तो आज इसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। वैंग ज़ुआन का दोस्त उससे कहता है कि तुम्हें पता है इसका स्टार एकेडमी है ना बहुत ज्यादा खतरनाक है और यहाँ पर स्टार एकेडमी के ही एक बहुत ही टॉप के जो स्टूडेंट होते हैं ना उनमें से एक आता है ये बंदा। लोग इससे पंगा लेने से थोड़ा सा डरते हैं। ऊपर से हमारी जो एकेडमी थी ना उसको भी बनाने में इसके बाप ने ही साथ दिया था, लेकिन उसका बेटा कितना ज्यादा घटिया है, उसको यहाँ पर अभी एकेडमी चाहिए ही नहीं, इसलिए वो उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। बहुत अमीर फैमिली से आते हैं ये लोग। वो जो बंदा था ना उसका नाम होता है जाओ युन। वो यहाँ पर सभी से कहता है कि यहाँ पर टाइम पास करने से अच्छा है कि तुम हमारे मॉडर्न मेथड को फॉलो करो और जाकर कुछ मॉडिफिकेशन करवा लो अपने अंदर, तभी जाकर तुम्हारा फ्यूचर सेट है, वरना तो ऐसा ही भटकते रहोगे यहाँ वहाँ। और अगर ये नहीं करना है तो मेरी नजर से निकल लो यहाँ पर, क्योंकि मैं अभी के अभी इस एकेडमी को डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। तब वहाँ पर आती
आती है किशन नाम की एक लड़की, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर होती है और ये भी ना बहुत ज़्यादा पावरफुल जो फैमिली होती है ना, उनमें से एक फैमिली से आती है। इसके पास भी पैसों की कमी बिल्कुल नहीं है और उसके पास पैसों के साथ साथ वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत है ना कि लोग उसके दीवाने हैं। वो जो जाओ था ना, वो भी यहाँ पर उसको देखता ही रह जाता है। लेकिन वो जो किशन थी वो किसी और के ऊपर नजर नहीं डालती, सिर्फ यहाँ पर हल्का सा एक झलक देखती है वांगजुअन को, और उसको देखने के बाद वो थोड़ा वहाँ से आगे बढ़ने लग गई थी। उसने नजर डाली तो सिर्फ वांगजुअन के ऊपर, उसके अलावा किसी के भी ऊपर नहीं। जाओ युन सभी से कहता है कि अबे तुम लोग रुक क्यों रहे हो, जल्दी जल्दी तोड़ो ना इस एकेडमी को, कितना टाइम हो रहा है, जाओ जल्दी से, अभी ये काम पूरा फिनिश हो। लोग यहाँ पर वंगान को ना शेयर कर रहे हो, ये कमाल की बात है। तुम यहाँ पर ना दिखा देना उन लोगों को कि एंशिएंट मेथड कितने कमाल के होते हैं। वंगवान जो था वो अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि इस फाइट को ना रिकॉर्ड करो, मैं देखना चाहता हूँ कि किस तरह से मेरा बेटा इस वैंग ज़ुआन को हराता है, क्योंकि मेरा बेटा जेनेटिक मेथड को फॉलो करता है, उसकी काबिलियत के सामने भी ये वैंग ज़ुआन टिक नहीं पाएगा। क्योंकि बहुत सारी फैमिली ऐसी हैं जो कि भरोसा नहीं करती है मेरे बेटे के ऊपर, उनको लगता है कि वो कमज़ोर है। लेकिन हाँ, जिस वैंग ज़ुआन को ना हरा कर मेरा बेटा साबित कर देगा कि वो कमज़ोर नहीं है, तब वहाँ पर कीशन जो थी ना वो भी आकर पहुँच जाती है। वो भी इस फाइट को देखने के लिए आई हुई थी। तो मैगजीन कहता है कि अरे वाह, तुम भी यहाँ पर आई हो, मैं तो इंतजार ही कर रहा था कि तुम यहाँ पर आकर ये फाइट देखो, क्योंकि मैं तुम्हें नज़रों से तुम्हारी ये दिखाना चाहता हूँ कि मॉडर्न मेथड जो है ना वो कितने कमाल के होते हैं। इसलिए तो हमारी फैमिली ने एंशिएंट मेथड को छोड़कर मॉडर्न मेथड पे शिफ्ट किया है और तुम्हें भी वही करना चाहिए। उसका नमूना तुम यहाँ पर देख ही लेना कि कैसे वैंग ज़ुआन हारता है मेरे बेटे के सामने। तो कीशन भी ये चीज़ देखने के लिए तैयार हो चुकी थी, लेकिन उसको भरोसा था कि यहाँ पर जीतेगा तो वैंग वान ही। तो अब यहाँ पर जैन जो था वो कहता है वैंग से कि चल बेटा तैयार हो जा, अपने पावर को यूज कर और मुझ पर अटैक करके दिखा। तो दोनों यहाँ पर एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो चुके थे। जैंग जाता है वैंग स्वांग के ऊपर अटैक करने के लिए, जहां उसके हर एक पंच जो थे ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे। वंगान को अच्छी टक्कर दे रहा था, लेकिन वंगान की उसको बहुत मारता है और दोनों का जो बैटल था ना एक पल के लिए यहाँ पर बराबर लग रहा था। तो ये देखकर जैंग कहता है कि अरे वाह, तुमने मुझे टक्कर तो अच्छी दी, फाइट करके मजा आ रहा है तुम्हारे साथ, लेकिन अभी तक के तुमने अपने कोई एंशिएंट मेथड को यूज नहीं किया, कोई टेक्निक नहीं है क्या तुम्हारे पास, है तो जरा उसको यूज करके दिखाओ ना। लेकिन बिना टेक्निक यूज करे ही वैंग स्वांग यहाँ पर उसको इतना मार रहा था, तो यहाँ पर उसको टेक्निक यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी और मार मार कर उसने जैंग की हालत खराब कर दी थी। वो ढंग से खड़ा ही नहीं हो पा रहा था। तो जैंग कहता है कि मैंने तुझे अंडर एस्टिमेट किया, तो सच में तेरे पास कुछ ना कुछ पावर है, तुझसे फाइट करने में मजा आ रहा है। अब मैं यहाँ पर रुकने वाला नहीं हूँ, अब मैं सारे मेथड यूज करूंगा तेरी जान लेने के लिए। तो वो यहाँ पर अपनी जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो है ना उसको यूज करना शुरू कर देता है, जिस वजह से उसके अंदर से एक अजीब सी पावर क्रिएट हो रही थी और उसके जो जेनेटिक्स होते हैं ना वो मॉडिफाई होते जा रहे थे। इस वजह से वो नॉर्मल से काफी ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है, वो अनडिस्ट्रक्टेबल बनते जा रहा था। वो कहता है वैंग स्वांग कि तू अपनी पावर नहीं दिखाने वाला, कोई एंशिएंट मेथड यूज कर, मैंने भी अपनी पावर को यूज कर लिया, इसके बाद फाइट करने में मजा आएगा। अब तो यहाँ पर जैंग की स्पीड, उसके अटैक, उसका हर एक चीज इतना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है ना जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। वंगान कहना चाहता है कि ये बंदा एक बार के अंदर अपनी मॉडिफिकेशन को यूज किया और कम से कम 2 रैम बाद के जो बंदे होते हैं ना, जैसे कि किसी ने अपना की कंडेंसेशन रेलम ब्रेक थ्रू किया, उसके बाद दूसरा रेलम ब्रेक थ्रू किया, तो तीसरे रेलम की पावर को एक बार के अंदर यूज कर पा रहा है। एक पल के अंदर इसने इतना स्ट्रांग अटैक बना लिया जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर उससे टक्कर तो दे ही रहा था उसको। जैंग अपने कई सारे क्लोन को भी रेडी करता है, उसके बाद वो यहाँ पर अटैक करने की कोशिश करता है वैंग स्वांग के ऊपर, लेकिन वैंगन अभी तक के यहाँ पर वैसे ही खड़ा था। वो कहता है कि मुझे लगता है यहाँ पर ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा, जब तक कि मैं ब्रेक थ्रू नहीं करूंगा ना तब तक कि मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता, मुझे अपने एंशिएंट मेथड यूज करने पड़ेंगे, अपनी पावर को इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी जाकर मैं इसको हरा सकता हूँ, वरना मेरी जान जाने वाली है। ये मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। वंगान तो यहाँ पर एक के बाद एक करते हुए वंगान के ऊपर अटैक करते हुए उसकी जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन अब वंगान भी भड़क जाता है। वो कहता है कि अब मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ, लेकिन वैंग ज़ोंग अपनी पावर को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, वो होती ही नहीं, क्योंकि जैन ली ने जो अपना अटैक यूज किया था ना, उस वजह से मानो एक हिसाब से वैंग स्वांग के ऊपर एक शील्ड लग गया है, जिस वजह से वो अपनी खुद की पावर को नहीं एक्टिवेट कर पा रहा। तो वंगान परेशान हो जाता है कि यार मैं तो अपनी पावर को एक्टिवेट ही नहीं कर पा रहा, ये क्या कर दिया इसने मेरे साथ। जैंग का बाप तो बहुत ज्यादा खुश था कि अब तो मेरा बेटा जीतने वाला है, उसने कमाल कर दिया, ये वंगान की अब बेइज्जती होगी। जैंग यहाँ पर वैंग से कहता है कि क्या हुआ बेटा, हवा निकल गई इतनी जल्दी, मुझे लगा था तेरा यही हाल होने वाला है, देखता हूँ कि तू और मेरे कितने ही अटैक को रोक सकता है, तुम मरेगा। तब वहां पर वैंग ज़ोंग जो होता है ना वो अपनी एक टेक्निक को यूज करता है जिसका नाम था थंडर साउंड टेक्निक। ये एक एंशिएंट मेथड है जिसकी मदद से इंसान ना थंडर को कंट्रोल कर सकता है, तो उसी ने यहाँ पर वो थंडर की पावर को यूज करना शुरू कर दिया था। ये देख करके एंशिएंट जो भी वो बिल्कुल हैरान हो जाती है कि वंगान, वैंग ज़ोंग, सच में तुमने यहाँ पर थंडर साउंड टेक्निक को यूज किया। ये तो बहुत रेयर टेक्निक होती है। जब कोई इस टेक्निक को यूज करता है ना तो 5 मिडलिन की पावर एक साथ आपस में मर्ज होती है, और इसके बाद कल्टीवेटर जो इस टेक्निक को यूज कर रहा है उसकी पावर को कुछ टाइम के लिए बहुत ही ज्यादा पीक पर पहुंचा देती है।
उसके बाद वो थंडर का यूज कर पाता है, अपने सारे अटैक का यूज करते हुए अपने दुश्मनों की वाट लगा सकता है। तो यही काम यहाँ पर वैंग ज़ैन ने किया था। तो इस वजह से वो जो ज़ायोन होता है वो अब तो यहाँ पर वैंग ज़ैन के सामने टिक ही नहीं पा रहा था। वैंग ज़ैन मार मार कर उसको अधमरा कर चुका था। वो उसको बहुत मारता है। ज़ायोन देखकर हैरान कि अचानक में इसको हो क्या गया, इसकी टेक्निक इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई। वो यहाँ पर अटैक करने की कोशिश तो करता है, लेकिन अब यहाँ पर वैंग ज़ैन उसको छोड़ने वाला नहीं था। एक एक अटैक के अंदर वो उसके अंदर के सामान को हिला रहा था। पूरा खून की उल्टियाँ करने लग जाता है यहाँ पर ज़ायोन। और वैंग ज़ॉन अभी तक ये रुकने वाला नहीं था, वो उसको बहुत मारता है। तो अब यहाँ पर वो जो ज़ायोन था ना, एक खास तरह के डिस्क को बाहर निकालता है और उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था। इसमें ना एक बीस्ट की स्पिरिट होती है, तो जैसे ही वो डिस्क को डिस्ट्रॉय करेगा ना, वहाँ पर एक बीस्ट की स्पिरिट आ जाएगी। वैंग ज़ॉन उसको ये डिस्क तोड़ने से रोक रहा था, लेकिन तब तक यहाँ पर ज़ायोन उस डिस्क को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से वहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बीस्ट की स्पिरिट आ चुकी थी, जो तैयार थी ज़ायोन का साथ देते हुए वैंग ज़ॉन को मारने के लिए। वो बीस्ट स्पिरिट अपना दहाड़ मारते हुए यहाँ वैंग ज़ॉन को खाने को तैयार थी, लेकिन तब वैंग ज़ॉन उस ज़ाइज़ुआन को पकड़ता है और इतना जोर से झटका मारते हुए अपने दाव की पावर को यूज़ करते हुए अटैक देकर क्या मारता है कि जो भी उसने अपना मॉडिफिकेशन यूज़ किया था ना ज़ायोन ने, वो सब मॉडिफिकेशन कुछ पल के लिए वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुका था। पूरी की पूरी पावर जो थी ज़ायोन की, वो यहाँ पर गायब ही हो गई। इस वजह से वो स्पिरिट भी गायब हो जाती है। सब कुछ वो एकदम ठंडा पड़ चुका था। जहाँ पर वैंग ज़ॉन ज़ायोन से कहता है कि देख, मैच खत्म हो गया, अपनी हार मान ले और साइड हो जा, वरना और बुरा मारूंगा। लेकिन वो ज़ायोन हार मानने वाला नहीं था। वो कहता है कि मुझे टेक्निक ना हो, लेकिन फिर भी मेरे हाथों में तो जान है, मैं फिर भी तुझे जान से मार कर रहूंगा, मैं इतनी जल्दी से हार नहीं सकता। तो वैंग ज़ॉन कहता है कि ठीक है, फिर और मार खाने को तैयार हो जाए। इसके बाद तो वो उसका हाथ पैर मुंह सब फोड़ देता है। इतना मारता है उसको कि यहाँ पर जिंदगी में कभी भी इतनी मार नहीं खाई होगी उस ज़ायोन ने। लेकिन जैसे वो उसकी जान ही क्या ले लेता, बीच में ज़ायोन जो होता है उसका बाप आकर आवाज़ लगाते हुए वैंग ज़ॉन को रोक लेता है कि रुक जाओ। इस तरह से वैंग ज़ॉन तो रुक गया था, लेकिन उसने यहाँ पर वो ज़ायोन को हरा दिया। बड़ा बेइज्जती कर रहा था एंशिएंट मेथड को, लेकिन वैंग ज़ॉन ने साबित कर दिया कि एंशिएंट मेथड में आज भी जान है। सारे के सारे उसके एकेडमी के बंदे खुशी से नाच गए थे। किश उस वैंग ज़ॉन से कहती है कि क्या हुआ अंकल, देख लिया ना आपने, मैंने तो कहा था कि एंशिएंट मेथड आज भी कमाल का है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन उसके सामने कुछ नहीं है, नमूना तो आपने देख ही लिया होगा। वैंग ज़ॉन अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि आप वीडियो जल्दी जल्दी डिलीट कर। वैंग ज़ॉन यहाँ पर वैंग ज़ॉन के पास आता है, उससे कहने लग जाता है कि तुमने मुझे इम्प्रेस किया और जैसा मैंने तुमसे वादा किया था, मैं तुम्हें वो चीज़ देने को तैयार हूँ। वो अपने पास से वही गोल्डन बॉडी की टेक्निक को बाहर निकालता है और उसको वैंग ज़ॉन को देते हुए कहता है कि ये लो तुम्हारा गिफ्ट। ज़ायोन को ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि फादर, आप उसको ये गोल्डन बॉडी टेक्निक क्यों दे रहे हैं, आपको ये नहीं देना चाहिए। लेकिन उसका फादर उसको चुप करवा देता है कि बस बहुत हो गया, तू कुछ बोलना ही नहीं, मेरी बेइज्जती करवा दी है तूने आज। लेकिन गुस्से में आकर वो अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि वो जो एंशिएंट मेथड की एकेडमी है ना, उसको तो छोड़ना नहीं। इन स्टूडेंट को टाइम दे दो कि अपना सामान वगैरह बाहर निकाल ले, लेकिन एकेडमी तो आज बचने नहीं वाली है। तो स्टूडेंट वगैरह कहते हैं कि क्या कर सकते हैं हम लोग, हमें कुछ और ठिकाना ढूंढना पड़ेगा, हम सबको यहाँ से जाना ही होगा। तो वैंग ज़ॉन का दोस्त उससे कहता है कि अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। जिस पर वैंग ज़ॉन कहता है कि जब हम रास्ता ढूंढने निकलते हैं ना, तो कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाता है, इसलिए फिक्र मत करो, सब ठीक ही होगा। ऐसी कोई तो कोई जगह भी मौजूद होगी जहाँ पर हम अपने एंशिएंट मेथड को ना और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। इसके बाद वांग ज़ुअन जब अपने लॉकर के पास आता है ना, उसको वहाँ पर एक अजीब सा कार्ड रखा हुआ मिलता है। वांग ज़ुअन देखकर हैरान कि ये कार्ड क्या है और किसने ये कार्ड रखा हुआ है। साथ ही साथ हम कुछ लोगों को भी देख पाते हैं जिन्होंने ना वांग ज़ुअन के ऊपर नज़र रखी हुई थी। वो उसकी पल पल की एक्टिविटी के ऊपर नज़र रखते हुए उसको देख रहे थे कि वो करता क्या है। लेकिन ये लोग कौन थे, क्यों उसके ऊपर नज़र रख रहे थे, ये तो अभी हमें नहीं दिखाया जाता। इसके बाद अगले सीन में हम एक स्पेस का सीन देखते हैं जहां पर एक बहुत ही ज्यादा सुंदर लड़की होती है। ये बहुत ज्यादा प्यारी दिख रही थी, लेकिन ये थी कौन, क्या कर रही है यहाँ पर, इसके बारे में भी हमें अभी कुछ खास नहीं बताया गया, वो आगे चलकर पता चलेगा। तो वांग ज़ुअन को वो जो कार्ड मिला था ना उसके पास, तो वो उसी का एड्रेस ढूंढते हुए जगह पर जा रहा होता है ताकि देख सके कि किसने उसको ये कार्ड भेजा है। आगे बढ़ते हुए वो एक ऐसी जगह पर आ जाता है जिसका नाम था स्टेलर कॉर्पोरेशन। तो जैसे ही स्टेलर कॉर्पोरेशन के अंदर वांग ज़ुअन आया था ना, वहां पर एक बंदा बैठा होता है जिसका नाम था किन्मू। वो कहता है कि वांग ज़ुअन हाँ बैठो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मुझे पता था कि तुम यहाँ पर जरूर आओगे। तो वांग ज़ुअन कहता है कि आपको यकीन था कि मैं यहाँ पर जरूर आऊंगा। जिस पर किन्मू कहता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे पता ही था कि तुम्हें यहाँ पर आना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी एकेडमी तो वैसे भी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुम अभी तक ही अपना एंशिएंट मेथड को छोड़ने नहीं वाले, तुम उसी को फॉलो करोगे।
कल जो तुमने जियान के साथ किया ना, उसको देखकर मैं इंप्रेस हुआ। बहुत अच्छा टैलेंट है तुम्हारे अंदर। हम ना इस टेलर कॉर्पोरेशन के अंदर ओल्ड मेथड को ही यूज़ करते हैं और उसको बचाकर रखने की कोशिश करते हैं। हम काफ़ी टाइम से तुम्हारे ऊपर नज़र रखे हुए थे, क्योंकि हमें लगा था कि तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल है, तुम कमाल के बंदे हो। तो क्या तुम हमारे इस कॉर्पोरेशन को ज्वाइन करना चाहोगे और हमारे एक सीक्रेट जो पाथ है ना, उसको फॉलो करना चाहोगे, जो कि एंशिएंट मेथड से ही जुड़ा हुआ है। हमारा मकसद है यहाँ पर जो भी ऐसे लोग हैं जो एंशिएंट मेथड को फॉलो करते हैं ना, उनको प्रोटेक्ट करना, उनको थोड़ा हेल्प करना, ताकि वो अपनी पावर को इंक्रीज कर सकें, अपने आप की अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ा सकें। तो वज़वान कहता है कि लोग तो कहते हैं कि एंशिएंट मेथड के अंदर कोई फ्यूचर नहीं है, तो आपको लगता है कि आगे कोई फ्यूचर होगा क्या? उसके लिए मुझे इस बात को कंटिन्यू करना चाहिए। जिस पर किन्मू कहता है कि देखो, लोग तो कुछ भी कहेंगे, मानता हूं कि जो एंशिएंट मेथड है ना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से वो पीछे जाता जा रहा है, लोग उसके ऊपर ध्यान कम दे रहे हैं। इस वजह से पुरानी टेक्निक को ढूंढना, पुराने मेथड को वापस से कल्टीवेट करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। लेकिन यही काम तो हमारा है, ऐसी टेक्निक को ढूंढना, ऐसे चीज़ों को हासिल करना जिसकी मदद से एंशिएंट मेथड को बचाए रखा जा सके। तो यहाँ पर वंजवन कहता है कि मुझे आपका ये कॉर्पोरेशन ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा? जिस पर किन्मो कहता है कि कुछ ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, एक छोटा सा ट्रायल है, उसको पास करो, उसके बाद तुम ज्वाइन हो सकते हो। अगले हफ्ते एक मिशन होने वाला है, तुम्हें उसमें पार्टिसिपेट करना है। अच्छा परफॉर्मेंस दिखाओगे तो उसके हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि तुम हमारे कॉर्पोरेशन में ज्वाइन होने के लायक हो या नहीं हो। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि जिस मिशन पे हम तुम्हें भेज रहे हैं ना, वो आसान नहीं है, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जिसमें तुम्हारी जान का भी खतरा हो सकता है। तो सोच समझकर ही अपना एडमिशन करवाना उसमें, कि तुम मिशन में जाने के लिए तैयार हो या नहीं हो। तो वंजवान कहता है कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ पर तैयार हूँ उस मिशन में जाने के लिए, आप मेरा नाम लिख दीजिए। तो किन्मू कहता है कि ठीक है, फिर अच्छी बात है, कुछ दिन तुम यहाँ पर रह सकते हो जब तक कि तुम मिशन में नहीं जाते। हम यहाँ पर तुम्हें कॉम्बैट स्किल सिखाएंगे, ट्रेनिंग देंगे और अच्छी अच्छी टेक्निक भी सिखाने की कोशिश करेंगे। वो यहाँ पर उसको एक खास तरह की घड़ी भी देता है और उससे कहता है कि इस घड़ी को हमेशा अपने पास रखना, किसी मुसीबत में तुम पड़ जाओ तो हम तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ सकते हैं, कुछ अगर हेल्प की ज़रूरत हो तो तुम इससे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इससे हमारी नज़र अच्छी रहेगी तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी फिजिकल कंडीशन के ऊपर, कि तुम्हारा अंदर से हाल क्या चल रहा है, सब कुछ हम मॉनिटर कर सकते हैं इस घड़ी की वजह से। तो इसको तुम अपने पास हमेशा रखना। और जो भी यहाँ पर ओल्ड मेथड को फॉलो करते हैं ना, उसका आखिरी मकसद होता है इममोर्टैलिटी हासिल करना, एक गॉड लेवल पर जाना। तो वहाँ तक जाने के लिए अब बहुत सारी मिस्ट्रीज़ हैं जिसको तुम्हें सॉल्व करना होगा, क्योंकि अब मॉडर्न टाइम के अंदर ना उन मिस्ट्री को ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर तुम्हें वहाँ तक पहुँचना है तो तुम्हें ये करना ही होगा। वो यहाँ पर एक मास्क भी देता है वैंग्सवन को कि ये लो, ये मास्क पहन के रखना, ताकि जब तुम मिशन पे जाओगे ना, कोई तुम्हें पहचान ना सके, क्योंकि वरना आगे चलकर तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब यहाँ पर वंग्सवन जो था ना, वो नया मास्क पहन लेता है, थोड़े उसके बाल गोल्डन हो चुके थे और ये यहाँ पर मिशन में शामिल हो चुका था। आज ये मिशन वाला दिन था, तो सभी लोग तैयार थे मिशन पे जाने के लिए। वहाँ पर और भी कई सारे लोग शामिल थे जो सभी इस मिशन पे जाने वाले हैं, तो उनके साथ वैंग्सवन भी शामिल हो चुका था। तो यहाँ पर एक बंदा होता है, वो यहाँ पर सभी को सिखा रहा था कि हमें इस मिशन के अंदर करना क्या है। वो बंदा था किन्मू। वो कह रहा होता है कि हमें जहाँ पर भेजा जा रहा है ना, वो एक माउंटेन वाली जगह है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हम जानते ही हैं कि जाओ फैमिली जो है ना, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। उनके पास एक खास तरह का स्क्रॉल है जिसके अंदर अजोर माउंटेन की सारी जानकारी लिखी हुई है। उस स्क्रॉल के जरिए हमें ये पता चल सकता है कि अजोर स्टोन माउंटेन के अंदर ना कितने सारे तरह के ट्रेजर छुपे हुए हैं। हम उस स्क्रॉल को ही हासिल करने के लिए काफ़ी टाइम से उनके साथ लड़ रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि उस अजोर स्टोन माउंटेन के अंदर ना कितने ट्रेजर मौजूद है, उनकी डिटेल मिल जाए। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अजोर स्टोन माउंटेन के अंदर ना लेजेंडरी इमॉर्टल वगैरह जो है ना, उनसे जुड़ी हुई टेक्निक वगैरह और उनकी जुड़े हुए ट्रेजर मौजूद है। तो ये सारी बात सुनकर वैंग्सवन जो था, वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि ये तो वही जाओ चैन की फैमिली है, उन्हीं के पास वो स्क्रॉल मौजूद है क्या जिसमें माउंटेन के ऊपर ट्रेजर वगैरह की जानकारी लिखी है। बाकी ग्रो कहना चाहता है कि वो तो अपना मॉडर्न मेथड को फॉलो करने लग गए हैं, क्या अभी भी वो लोग पुरानी चीज़ों को बचा कर रखते हैं? ये तो बड़ी अजीब बात है। यहाँ पर वैंग्सवन को भी गन दे दी जाती है। तो वैंग्सवन हैरान हो जाएगा, कहता है कि हमें इस गन का क्या करना है, हम क्या करने वाले हैं वहाँ जाकर। तो बाकी के बंदे कहते हैं कि गन का क्या करेंगे, अचार थोड़ी ना डालेंगे, उनको जाकर भून देंगे, क्योंकि सामने वाले बंदे गन वगैरह लेकर ही तैयार होंगे हमें मारने के लिए। तो हमें भी तो कुछ तैयारी के साथ जाना होगा ना, तुम डर रहे हो क्या? डरो मत। इसके बाद सारे के सारे लोगों को उस जंगल के अंदर लैंड कराया जाता है और ये लोग उस तरफ बढ़ने लग जाते हैं जहाँ पर जाओ फैमिली के भी बाकी बंदे मौजूद होने वाले हैं। वो लोग भी यहाँ पर ट्रेजर वगैरह लेने के लिए आए होंगे, तो उससे पहले इन लोगों को यहाँ ट्रेजर लेना होगा और यही उनका मिशन है। ये सारे के सारे लोग आकर पहुंचे थे उसी माउंटेन के ऊपर।
आगे बढ़ते हुए वो लोग किसी गुफा जैसी जगह पर आ जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद वो धीरे धीरे करते हुए अपने कदम बढ़ा रहे थे, लेकिन उनको दिखाई देता है कि उनसे पहले ही यहाँ पर बाकी जो जाओ फैमिली के लोग हैं ना, वो लोग ऑलरेडी आकर पहुंच चुके हैं और ट्रेजर वगैरह कलेक्ट कर रहे हैं। तो किन्मू जो होता है अपने 2 टीममेट से कहता है कि तुम जाओ और यहाँ पर रोबोट वगैरह जो खड़े हैं ना, इनको डिस्ट्रॉय करो, हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जाओ फैमिली के लोग काफ़ी डीप तक जा चुके हैं जहाँ पर ये सारे ट्रेजर मौजूद हैं, तो हमें उनको वहाँ जाने से रोकना होगा। तो इसीलिए टीम के वो जो 2 बंदे थे ना, सबसे पहले बाहर निकल कर आते हैं और अपनी पावर का यूज़ करते हुए, अपनी मशीन गन वगैरह का यूज़ करते हुए उन रोबोट्स को मारने में लग गए। तो अब ये लोग अपनी पावर का यूज़ करते हुए सारे के सारे रोबोट्स को डिस्ट्रॉय कर चुके थे। इसके बाद सारे जो बचे हुए लोग थे रास्ता क्लियर होते सारी, जैसे ये लोग आगे बढ़ते ना, उनको वहाँ पर एक अंडरग्राउंड पैलेस नजर आता है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक और बिल्कुल टूटा फूटा लग रहा था। ये पूरी एंशिएंट जगह होती है, मतलब कि यहाँ पर पहले के टाइम के इमॉर्टल और कल्टिवेटर वगैरह जो थे ना, वो रहा करते थे, लेकिन जब ज़माना बदला तो ये जगह पूरी तरह से बर्बाद हो गए। तो इसी वजह से पुराने टाइम की कुछ जो चीज़ें वगैरह होंगी ना, टेक्निक वगैरह, वो आज भी यहाँ पर मौजूद होंगी। उसी को ढूंढने के लिए ये लोग यहाँ पर आए हुए थे। तो वंगज़वान भी आगे बढ़ना शुरू कर देता है। जगह थोड़ी सी खतरनाक थी तो सभी फूंक फूंक कर आगे बढ़ रहे थे। थोड़ी दूर आने के बाद उनको वहाँ पर कुछ एक बंदे की लाश भी नजर आती जिसको बड़ी बेरहमी से मार दिया गया था। हो सकता है कि यहाँ पर जाल वगैरह बिछे होंगे कि कोई भी यहाँ पर आए तो उनकी जान चली जाए, तो उसी जाल के अंदर ये लोग फंसकर यहाँ पर मर गए थे। तो किनू जो होता है वो सभी से कहता है कि सावधान रहना और जहाँ पर भी देखो ना कुछ भी जान नजर आए तो अच्छे से कदम आगे बढ़ाना, वरना तुम्हारी भी जान इसी तरह से जा सकती है। हम यहाँ पर बिल्कुल रिस्क भरा काम करने के लिए आए हुए हैं, तो इसमें रिवॉर्ड भी ज्यादा है तो रिस्क भी उतना ही ज्यादा है, इसलिए ये लोग दोबारा से आगे आराम से बढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ये लोग आगे बढ़े थे उनको वहां पर वो जो जाओ फैमिली के कुछ बंदे नजर आते हैं, तो ये लोग चुपके से उनके पास जाते हैं और पीछे से ही उनके ऊपर अटैक करते हुए जाओ फैमिली के बंदों को वो मारने लग गए थे। थोड़ी दूर आने के बाद वहां पर कुछ और बंदे होते हैं जाओ फैमिली के, उनको वहां पर कुछ ट्रेजर भी मिला था जिसे पाकर भी लोग काफी ज्यादा खुश थे और उसको लेकर जा रहे थे। लेकिन तभी वो जो जाओ फैमिली के कुछ बंदे आए हुए थे ना, उनको पता चलता है कि उनके किसी साथियों को मार दिया गया। तो ये देखकर वो लोग हैरान रह जाते कि लगता है कुछ तो कोई यहाँ पर आया है, इसलिए जितना ट्रेजर होता ना सबसे पहले उसको हासिल करो और उसको लेकर यहाँ से निकलो। अभी तक जितना ट्रेजर हमें मिला है उसको लेकर तुम लोग यहाँ से आगे बढ़ो, मैं उनको देखता हूँ कि कौन यहाँ पर आया हमें रोकने के लिए। इसी के साथ साथ वो जो वंगज़वान की जो टीम यहाँ पर आई हुई थी वो भी अपना कवर ले लेती है। वो तैयार थे अटैक करने के लिए सभी जाओ फैमिली के बंदों के ऊपर। वो लोग कहते हैं कि मैं यहाँ से अपना कवर ले चुका हूँ, जैसे तुम गिनती कहोगे ना मैं अटैक करना शुरू कर दूंगा। तो अब जैसे इनको परमिशन मिलती है ना, वो लोग अटैक करना शुरू कर चुके थे। जाओ फैमिली के बंदे वहां पर तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए वंगज़वान की टीम के ऊपर अटैक करना शुरू करते हैं। दोनों की तरफ से यहाँ पर ये जो बैटल था वो शुरू हो चुका था। दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हुए एक दूसरे की जान लेने की कोशिश कर रहे थे। एक तरफ होती है वो जाओ फैमिली और दूसरी तरफ होती है वंगज़वान की टीम। ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे और उनका बैटल्स काफी ज्यादा इंटेंस हो चुका था। वंगज़वान भी बीच में आता और अपनी पावर का यूज करते हुए, अपनी एंशिएंट मेथड का यूज करते हुए उनके ऊपर अटैक करने लग गया था। तो जाओ फैमिली का जो कैप्टन था वो यहाँ पर वंगज़वान से कहता है कि ये हमारी चीज है जिसको हम लेने के लिए आए हैं और कोई भी हमसे छीनने की कोशिश करेगा हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन फिर भी वंगज़वान की जो टीम थी ना वो यहाँ पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आई थी। उन्होंने सभी यहाँ पर जाओ फैमिली के बंदों को बहुत बुरी तरीके से अटैक कर दी होती है और वो उनकी हालत खराब कर चुके थे। लेकिन तब वो लोग वहाँ पर एक खास तरह की मशीन गन को बाहर निकाल लेते हैं और उसकी मदद से वो यहाँ पर वंगज़वान की टीम के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुके थे। वो लोग अपने को बचाने की कोशिश करते हैं क्योंकि मशीन गन से मुकाबला करना इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था और इस वजह से वंगज़वान की जो एक टीम थी ना उसके एक बंदे की जान चली जाती है। वो बेचारा वहां पर मारा गया। इस वजह से किनू जो होता है वो जाओ फैमिली की जो टीम का कैप्टन था ना उसी की जान ले लेता है गुस्से में आकर। इस वजह से तो कैप्टन के मरने के बाद वो जाओ फैमिली के जितने भी बंदे थे वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग चुके थे। यहाँ पर वंगज़वान की टीम में अपना एक बंदा खो दिया, लेकिन उन्होंने जाओ फैमिली को यहाँ से खदेड़ते हुए बाहर कर दिया था। लेकिन अपना एक बंदा खोने की वजह से वो लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं कि हमने इस मिशन पे आने के बाद जान से जाने की जो शुरुआत है ना वो तो कर दी है, ऊपर से जिस चीज हम यहाँ लेने के लिए आए थे वो लोग अभी भी यहाँ पर जाओ फैमिली वाले लेके भाग रहे हैं। उनके पास जो बॉक्स है ना वो बहुत ज्यादा कमाल का है, इसलिए हमें वो बॉक्स हासिल करना होगा। हमारा टीम मेंबर जो मरा है उसकी जान हम ऐसे वेस्ट तो नहीं जाने दे सकते, उसकी वजह से हमें यहाँ पर वो बॉक्स उसके लिए हासिल करना है। तो अब जितने भी लोग यहाँ से रिटर्न जा चुके थे वो जाओ फैमिली का पीछा करते ताकि उनकी जान ली जा सके। लेकिन वो किनू जो होता है वो यहाँ पर वंगज़वान को यहीं पर रोक देता है कि तुम यहीं पर रुको, हम लोग जाते हैं। लेकिन जैसे सभी लोग वहां से गए तो ना वंगज़वान यहीं पे रुकता है तो उसको दिखा देता है कि जितने भी जाओ फैमिली के लोग हैं वो तो भागे तो हैं, लेकिन वो लोग सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए भागे थे, जबकि असल में वो चुपचाप आकर वापस यहीं पर बैठ गए। उसके टीम वाले दूसरी जगह चले गए उनका पीछा करते हुए, जबकि वो लोग तो यहाँ पर चुपचाप आकर यहीं पर बैठ चुके थे। वो लोग कहते कि चलो अच्छा है, उन बेवकूफ़ों को हमने भटका दिया, अब आराम से यहाँ पर बैठते हैं। अब वो जो ट्रेजर था वो भी अभी यहाँ पर जाओ युआन जो है ना उसके हाथ में ही होता है, जिसे वंगज़वान देख लेता है कि अच्छा तो यहाँ पर ट्रेजर इसी के हाथ में है, मुझे तो कुछ करके इससे वो ट्रेजर छीनना पड़ेगा। तो सबसे पहले वंगज़वान जो है ना वो दूसरी तरफ कुछ फेंक कर जितने भी बंदे थे उनका इशारा उधर करता है, और जैसे सभी का इशारा उधर जाता है ना, मौका देखकर आता है तुरंत वंगज़वान उस जाओ युआन के पास और उसके ऊपर आते साथ ही अटैक करने लग गया था। वो उससे ट्रेजर छीनने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ पर वंगज़वान ने मास्क लगाया था तो जाओ युआन जो है उसको पहचान नहीं पाता। वो कहते हैं कि तू है कौन और तेरी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर आने की, मार डालो इसको।
तो सभी लोग वोंगज़ुआन के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। लेकिन वोंगज़ुआन अपने को बचाते हुए इधर उधर भागने की कोशिश कर रहा था ताकि वो अपने को बचा सके। लेकिन जैसे यहाँ पर अटैक हो रहा था ना, ये पूरी जगह टूटने फूटने लग जाती है, मानो कि सब कुछ गिर जाएगा नीचे। तो जैसे जगह टूटती है ना, हम वहाँ पर देख पाते हैं कि स्पिरिचुअल एनर्जी चारों तरफ फ्लोट करने लग गई और ये सारी एनर्जी एक तरफ इकट्ठा हो रही थी। और ये एनर्जी जो थी ना, एक बंदे का शेप ले रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई गॉड यहाँ पर अपीयर हो रहा है, यानी कि इन लोगों के अटैक की वजह से एंशिएंट टाइम पे जो गॉड यहाँ पर रहता होगा ना, उसकी जगह टूटी, उसका ऑरा एक्टिवेट हुआ और अब वो यहाँ पर एंट्री मार रहा था। लेकिन था ये कौन, क्यों वो यहाँ पर आया था और यहाँ पर आने के बाद वो कौन सा तहलका मचाने वाला है, ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड के अंदर पता चलेगा। जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको सीरीज़ अच्छी लगी तो आप नेक्स्ट एपिसोड लिखकर कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।